हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जी फ्लाई में। तो दोस्तों, आज से हम शुरुआत कर रहे हैं जो आपका आने वाली परीक्षा है डी ट्रिपल एस बी पी आर टी 2026। उसके लिए हम दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की सीरीज यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, जो कि आपकी आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, जैसे कि सी टेट हुआ, के वी एस हुआ, एन वी एस हुआ, इन सभी के लिए भी दोस्तों काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसमें हम दोस्तों डी ट्रिपल एस बी में जितने भी अब तक 2014 से लेकर अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उनको दोस्तों चैप्टर वाइज यहाँ पे हम कराने वाले हैं। तो आज हम चैप्टर फर्स्ट, जिसमें कि आप मनोविज्ञान का इतिहास से जो प्रश्न बने हैं, उनको यहाँ पे आज कराने वाले हैं आज की वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि चैप्टर वाइज हम प्रत्येक प्रश्न को यहाँ पे व्याख्या के साथ यहाँ पे करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है, देखिए। डी ट्रिपल एस बी पी आर टी 7/3/2022 की शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है कि बचपन में मनोसामाजिक विकास के संदर्भ में सहकर्मी संबंधों का सकारात्मक प्रभाव क्या है। कथन है, जैसे जैसे बच्चे माता पिता के प्रभाव से दूर होने लगते हैं, सहकर्मी समूह नए दृष्टिकोण खोलता है और उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए मुक्त करता है। दूसरा है कि कुछ नस्लीय और जातीय समूह के सदस्यों के प्रति प्रतिकूल अभिवृत्ति को सुदृढ़ करने की प्रवृत्ति। अब यहाँ पे आपको बताना है कि सहकर्मी संबंधों का सकारात्मक प्रभाव क्या है बचपन में मनोसामाजिक संदर्भ के विकास में। तो सकारात्मक प्रभाव आपको बताना है, तो ऑप्शन है केवल फर्स्ट सही है, ऑप्शन बी है न फर्स्ट सही है न सेकंड, ऑप्शन सी है कि फर्स्ट तथा सेकंड दोनों सही है, ऑप्शन डी है केवल सेकंड सही है। तो यहाँ पे हम बात करें सहकर्मी संबंधों का जो सकारात्मक प्रभाव है, वो कथन फर्स्ट सही हो जाएगा कि जैसे-जैसे बच्चे माता-पिता के प्रभाव से क्या है दूर होने लगते हैं, तो जो वो पीयर ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, जो साथ के बच्चे होते हैं, उनके साथ वो खेलना पसंद करते हैं, स्वतंत्र निर्णय लेने का वहाँ पे उनको अधिकार होता है। तो केवल यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि जो दूसरा कथन है आपका कि नस्लीय और जातीय समूह के सदस्यों के प्रति अभिवृत्ति को सुदृढ़ करने की प्रवृत्ति यहाँ पे, तो ये नकारात्मक यहाँ पे जो है कथन है, नकारात्मक प्रभाव है, तो केवल फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से क्या विकासशील व्यक्तियों पर भावनाओं का प्रभाव है। फर्स्ट कथन है, भावनाएं जीवन में रोजमर्रा के अनुभवों को आनंदित करती हैं। भावनाएं हमारे व्यवहार की प्रेरणाओं के रूप में कार्य करती हैं। भावनात्मक अभाव से व्यक्तित्व में खराबी आती है। तो पहला ऑप्शन है कि सेकंड और थर्ड सही है। ऑप्शन बी है फर्स्ट तथा थर्ड दोनों। ऑप्शन सी है फर्स्ट तथा सेकंड दोनों। ऑप्शन डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर। देखिए, जितने भी प्रश्न लिए हैं हमने इस वीडियो में, प्रत्येक प्रश्न पूर्व परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आपको मैंने यहाँ पे नीचे लिख भी दिया है कब पूछा गया है, कौन से शिफ्ट में पूछा गया है। तो एक एक प्रश्न दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सबसे खास बात यह है इस सीरीज की जो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि चैप्टर वाइज में प्रत्येक चैप्टर वाइज प्रत्येक प्रश्नों को यहाँ पे कराने वाला हूँ, जिससे आपकी पूरी तैयारी यहाँ पे कंप्लीट 100 नंबर की तैयारी आपकी डी ट्रिपल एस बी की तो हो ही जाएगी। और आप तैयारी कर रहे हैं जैसे कि आपका सी टेट, के वी एस, एन वी एस, उन सभी के लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि जो आपका सिलेबस है, टॉपिक है, वही होते हैं सभी में। ठीक है, और प्रश्न भी उसी तरीके के होते हैं। चलिए यहाँ पे बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए, भावनाएं जीवन में रोजमर्रा के अनुभवों को आनंदित करती हैं, तो ये बिल्कुल बात सही है। और बात करें सेकंड कथन की कि भावनाएं हमारे व्यवहार की प्रेरणाओं के रूप में कार्य करती हैं, बिल्कुल सही बात है, प्रेरणाओं के रूप में कार्य करती हैं। और भावनात्मक अभाव से जो है, यदि भावनात्मक अभाव से व्यक्तित्व में खराबी आती है, बिल्कुल सही बात है। तीनों ही बात यहाँ पे सही है, तीनों ही कथन सही हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि लोगों ने अपने व्यवहार में महारत हासिल करने के लिए मनोवैज्ञानिक उपकरण भी बनाए। देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि
निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि लोगों ने अपने व्यवहार में महारत हासिल करने के लिए मनोवैज्ञानिक उपकरण भी बनाए? ऑप्शन ए है जीन पियाजे, ऑप्शन बी है फ्रेडरिक एंगलेस, ऑप्शन सी है वाइगोत्स्की, ऑप्शन डी है अल्बर्ट बंडूरा। बताइए यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? तो मनोवैज्ञानिक उपकरण भी बनाए, ये किसने यहाँ पे प्रस्तावित किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने यह प्रस्तावित किया कि लोगों ने जो है अपने व्यवहार में महारत हासिल करने के लिए मनोवैज्ञानिक उपकरण भी बनाए हैं। ठीक है, ये जो वाइगोत्स्की जो थे उनका मानना था कि जो समाज की भाषा ज्ञान है वो प्राप्त करने में एक उपकरण के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि डॉट 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 मानव और सामाजिक संबंधों के सुचारू संचालन के लिए अच्छी तरह से स्थापित, आसानी से मान्यता प्राप्त और अपेक्षाकृत स्थिर मानदंडों द्वारा विनियमित मानव व्यवहार के विभिन्न पहलुओं पर लागू मानदंडों का एक समूह है। ऑप्शन ए निजी संस्था, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक संस्था, ऑप्शन सी पूंजी संस्था, या ऑप्शन डी सामाजिक संस्था। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर? जरा सोचिएगा, दिमाग पर जोर डालिएगा। ये एक तरीके से परिभाषा है एक संस्था की। तो जरा सोचिएगा क्या राइट आंसर होगा? डी ट्रिपल एस बी पी आर टी 2019 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो ये जो परिभाषा है आपकी सामाजिक संस्था की है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। सामाजिक संस्थाएं जो होती हैं मानव और सामाजिक संबंधों के सुचारू संचालन के लिए क्या करती हैं? अच्छी तरह से स्थापित की गई हैं, आसानी से मान्यता प्राप्त और अपेक्षाकृत स्थिर मानदंडों द्वारा विनियमित मानव व्यवहार के विभिन्न पहलुओं पर लागू मानदंडों का एक समूह है। तो ये सामाजिक संस्था की एक तरीके से परिभाषा है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो अब तक आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप टीचिंग एग्जाम्स या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाएं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इसी तरीके की क्लासेस आपको मिलती रहती हैं और बेहतरीन कंटेंट के साथ। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए बहुत जल्दी से वीडियो आपके लिए पर डे वीडियो आपके लिए लाएं। तो जुड़ जाइएगा और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बच्चों का भाषा विकास डॉट 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 से शुरू होता है। ऑप्शन ए 2 वर्ष की आयु में, ऑप्शन बी है 1 वर्ष की आयु में, ऑप्शन सी है जन्म का रोना, और ऑप्शन डी है 5 वर्ष की आयु में। तो बताइए यहाँ पे बच्चों का जो भाषा विकास है वो शुरू क्या कब से हो जाता है? तो क्या होगा राइट आंसर? आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा जन्म का रोना, क्योंकि बच्चों का जो भाषा विकास है वो जन्म से शुरू हो जाता है। बालक का प्रथम क्रंदन जो होता मतलब क्रंदन जो होता है जिसको रोना बोलते हैं, उसकी भाषा विकास की शुरुआत होती है। ठीक है, क्या होती है? भाषा विकास की शुरुआत होती है। इस समय जो है उसके स्वर व व्यंजन का ज्ञान नहीं होता, परंतु 4 माह तक 4 महीने तक जो है बालक जो ध्वनियां निकालता है उसमें स्वरों की संख्या अधिक होती है। और 1 वर्ष की आयु तक बच्चा 2 शब्दों को जोड़ सकता है, और 2 वर्ष की आयु में बच्चा 2 से 3 शब्द वाक्य आसानी से बोल सकता है। इसी प्रकार देखिए और भी यहाँ पे पूछा जाता है कि 5 वर्ष की आयु में बच्चे जो है लगभग 500 शब्दों की शब्दावली होती है 5 वर्ष की आयु के बच्चों में। ठीक है, तो बच्चों का जो भाषा विकास है वो रोने से ही शुरू हो जाता है। तो जन्म का रोना ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जितने भी प्रश्न हैं वीडियो के मैंने आपको पहले भी बताया, इस और भी बता रहा हूं कि प्रत्येक प्रश्न आपका पूर्व परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो एक एक प्रश्न दोस्तों बेहद महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि आप सीरियस हैं टीचिंग एग्जाम्स को लेकर तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताओं में से एक नहीं है जो एडवर्ड ग्लेसर के अनुसार महत्वपूर्ण सोच को रेखांकित करती है? ऑप्शन ए इकट्ठा और मार्शल प्रासंगिक जानकारी, ऑप्शन बी अस्थिर धारणाओं और मूल्यों को अनदेखा करें, ऑप्शन सी सबूतों का मूल्यांकन करें और बयानों का मूल्यांकन करें, ऑप्शन डी समस्याओं को पहचानें। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एडवर्ड ग्लेसर के अनुसार महत्वपूर्ण सोच को रेखांकित करती है, यहाँ पे इनमें से कौन सी नहीं है, ये आपसे पूछा है। बताइए क्या होगा?
राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, अस्थिर धारणा और मूल्यों को अनदेखा करें। ठीक है, ये यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि अस्थिर धारणा और मूल्यों को अनदेखा करना उन क्षमताओं में से एक नहीं है जो एडवर्ड ग्लेसर के अनुसार जो है आलोचनात्मक सोच का आधार है। एडवर्ड ग्लेसर के अनुसार जो है गहन सोच के तहत निम्न क्षमताएं जो हैं यहाँ पे सम्मिलित थी। कौन कौन सी? एक तो देखो, समस्याओं की पहचान करने की क्षमता रखना। ठीक है, समस्याओं की पहचान करने की क्षमता रखना। एक तो ये थी आपकी, सबूतों का मूल्यांकन करें और बयानों का मूल्यांकन करना, इकट्ठा और मार्शल प्रासंगिक जानकारी। ठीक है, और अस्थिर मूल्यों की पहचान, डेटा की व्याख्या करना, सबूतों का मूल्यांकन करना, कथनों का मूल्यांकन करना और कथनों के बीच तार्किक संबंध पहचानना, निकाले गए निष्कर्ष और सामान्यताओं का विवरण देना, निष्कर्ष और सामान्यताओं का परीक्षण करना। ये सब क्या थी? एडवर्ड ग्लेसर की जो है क्षमताएं थी, जो बताई थी, आलोचनात्मक सोच का आधार थी ये। और इनमें से ये नहीं थी अस्थिर धारणाओं मूल्यों को अनदेखा करना। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि कौन से मानवतावादी मनोवैज्ञानिक ने प्रकृति में अनिवार्य रूप से सामाजिक होना सीख लिया और सामाजिक परिवेश में बच्चों को शिक्षित करना उन्हें अच्छा भविष्य बनाने वाला नागरिक बनाता है? ऑप्शन ए ईएल थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी कार्ल रोजर्स, ऑप्शन सी बीएफ स्किनर, ऑप्शन डी पाउले फ्रेरे। बताइए यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताइए, सोचिएगा जरा, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, कार्ल रोजर्स। ठीक है, कौन थे वे? कार्ल रोजर्स थे, जिन्होंने प्रकृति में जो है अनिवार्य रूप से सामाजिक होना सीख लिया और सामाजिक परिवेश में बच्चों को शिक्षित करना, ठीक है, और उन्हें अच्छा भविष्य बनाने वाला नागरिक बनाने के विषय में बताया। कार्ल रोजर्स जो थे वो उपचारात्मक क्षेत्र में काम करने वाले एक प्रभावशाली मानववादी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, रोजर्स ने जो है सीखने को एक जरूरी कार्य के रूप में संबोधित किया। ठीक है, सीखने को एक जरूरी कार्य के रूप में संबोधित किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से उन महत्वपूर्ण कारकों में से एक नहीं है जिन्हें मनोवैज्ञानिक द्वारा पहचाना गया जो रचनात्मकता को प्रभावित करते हैं, क्रिएटिविटी को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए रचनात्मक समस्या दृष्टिकोण, ऑप्शन बी रचनात्मक व्यक्ति दृष्टिकोण, ऑप्शन सी है रचनात्मक उत्पाद दृष्टिकोण, ऑप्शन डी है रचनात्मक प्रक्रिया दृष्टिकोण। ये आपका 2019 प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है। बताइएगा क्या होगा, जरा सोचिएगा राइट आंसर कि निम्नलिखित में से उन महत्वपूर्ण कारकों में से एक नहीं है जिन्हें मनोवैज्ञानिक द्वारा पहचाना गया जो रचनात्मकता को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए रचनात्मक समस्या दृष्टिकोण। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। रचनात्मक समस्या दृष्टिकोण जो है रचनात्मकता को प्रभावित करने वाले वाला जो मनोवैज्ञानिक द्वारा पहचाने जाने वाला महत्वपूर्ण कारक नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं और बात करूं कि जेम्स रोडस, कौन? जेम्स, और बात करें जेम्स रोडस ने 1961 में रचनात्मकता की 4P अवधारणा जो है प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने जो है 4P को व्यक्ति, प्रेस, उत्पाद मतलब पर्सन, प्रेस प्रोडक्ट तथा प्रोसेस प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया। अर्थात समस्या दृष्टिकोण को उन्हें 4P में सम्मिलित नहीं किया। ठीक है, तो ये जो प्रश्न पूछा गया है वो जेम्स रोडस की जो रचनात्मकता की 4P अवधारणा है वहां से ये प्रश्न बना है। जेम्स रोडस, देखिए कितनी गहराई से ये प्रश्न पूछ लिया गया है। जेम्स रोडस की जो 4P अवधारणा थी वहां से प्रश्न पूछ लिया गया है कि कौन सा जो है महत्वपूर्ण कारक नहीं है। तो यहाँ पे जो रचनात्मक समस्या दृष्टिकोण, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जेम्स रोडस द्वारा 4P का मतलब क्या था? 4P का मतलब एक पी से मतलब पर्सन, व्यक्ति जो है दृष्टिकोण, ठीक है, एक से प्रोडक्ट उत्पाद दृष्टिकोण, एक से प्रोसेस प्रक्रिया दृष्टिकोण, ठीक है, ये सब पी, और एक चौथा क्या था आपका? पर्सन हो गया, प्रोडक्ट हो गया, प्रेस, एक हो गया प्रेस, प्रेस दृष्टिकोण। ठीक है, तो समस्या दृष्टिकोण उसमें से नहीं है। ठीक है, तो ये पूछा गया है प्रश्न 4P अवधारणा से जेम्स रोडस की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है कि मनोवैज्ञानिक कसौटी के अंतर्गत कौन सा मापदंड नहीं है। देखिए, ये प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं कि अक्सर गलत हो जाते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा कि मापदंड नहीं है। ठीक है। ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी स्तर, ऑप्शन सी साहित्यिक उपकरण, ऑप्शन डी चित्र या खाका कह लीजिए एक तरीके से। यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? तो बताइएगा जरा सोच के कि मनोवैज्ञानिक कसौटी के अंतर्गत कौन सा मापदंड नहीं है। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी स्तर। ठीक है। क्योंकि इसके अंतर्गत जो आपके मापदंड हैं वो कौन-कौन से शामिल होते हैं, आपकी रुचि हुई, ठीक है? रुचि हुई और अभिप्रेरणा हुई, सीखने की इच्छा, साहित्यिक उपकरण, चित्त और खाका और क्षमता और परिपक्वता और तत्परता और इच्छा। ये क्या है? मनोवैज्ञानिक कसौटी के अंतर्गत जो है ये मापदंड हैं, ठीक है? ये स्तर जो लेवल जो है ये मापदंड के अंतर नहीं आता। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। डेली यहाँ पे इसी तरीके की क्लास आपको मिलेंगी, पूरा कंप्लीट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल के साथ जुड़ जाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें जो भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि जानकारी दी गई। अगला प्रश्न क्या है? जानकारी दी गई और पूर्ण डॉट 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 द्वारा स्वीकृत नहीं है। देखिए फिर से वही प्रश्न नहीं है वाला, देखिए इस पर ध्यान देना है। जानकारी दी गई और पूर्ण डॉट 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 द्वारा स्वीकृत नहीं है। ऑप्शन ए व्यवहारवाद, ऑप्शन बी संज्ञानात्मकतावाद, ऑप्शन सी संरचनावाद, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। डी ट्रिपल एस बी पीआरटी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। बताइए यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर? जानकारी दी गई और पूर्ण ये किसके द्वारा स्वीकृत नहीं है? ये स्ट्रक्चरलिज्म संरचनावाद द्वारा ये स्वीकृत नहीं है। व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकवाद इन द्वारा ये स्वीकृत है। बात करें यहाँ पे इसका थोड़ी व्याख्या की कि जो जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और ड्राइवर और नोवाक एवं पॉजनर जो थे एक पृथक सिद्धांत निर्माणकारी उपागम को प्रतिपादित किया। इस उपागम में अधिगमकर्ता की जो मुख्य भूमिका होती है कि वह स्वयं निर्णय ले सकता है और उसे क्या सीखना है और किस तरह सीखना है। संरचनावाद जो है ज्ञान के बारे में अत्यधिक विपरीत दृष्टिकोण बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चरित्र का विकास होता है। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का सभी आंसर करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही आसान ये प्रश्न है और मैं चाहता हूँ आप सभी इसका आंसर जरूर करें, कमेंट करें। चरित्र का विकास होता है ऑप्शन ए इच्छा शक्ति से, ऑप्शन बी आचरण और व्यवहार से, ऑप्शन सी नैतिकता से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। देखिए ये प्रश्न मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, होमवर्क में यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। इसका राइट आंसर मुझे आपको कमेंट करके बताना है कि चरित्र का विकास होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मुझे इंतजार रहेगा आपके इस आंसर का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनोविश्लेषण के जनक हैं ऑप्शन ए हरिक एच एरिक्सन, ऑप्शन बी जी एन पियाजे, ऑप्शन सी जेनो ब्रूनर ब्रूनर, ऑप्शन डी सिगमंड फ्रायड। तो मनोविश्लेषण के जनक जो हैं ऑप्शन डी हो जाएंगे सिगमंड फ्रायड। याद रखेंगे, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है ये प्रश्न। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निर्माणवादी विधि का उदाहरण क्या है? निर्माणवादी विधि का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए है संज्ञा के उदाहरण देना और संज्ञा की परिभाषा देना और फिर संज्ञा के उदाहरण देना। ऑप्शन बी है संज्ञा की परिभाषा की व्याख्या करना, संज्ञा के उदाहरण देना और संज्ञा की परिभाषा को दोहराना। ऑप्शन सी है एक समय में संज्ञा की परिभाषा और उदाहरण देना। ऑप्शन डी है संज्ञा से संबंधित विभिन्न चीजों को दिखाना, छात्रों को संज्ञा की परिभाषा तैयार करने के लिए कहना। बताइए निर्माणवाद विधि का उदाहरण क्या है? यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। बताइएगा क्या होगा राइट आंसर? देखिए जब निर्माणवाद विधि की बात हो रही है, किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें देखिए पहले उससे संबंधित चीजों को दिखाते हैं, ठीक है, और फिर उसको जो है परिभाषा तैयार करने के लिए कहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पहले आप क्या करोगे निर्माणवाद विधि में जो है, देखिए यहाँ पे संज्ञा का उदाहरण दिया है तो संज्ञा से संबंधित चीजें आप पहले दिखाएंगे और फिर छात्रों से कहेंगे कि संज्ञा की परिभाषा तैयार करने की कोशिश करें। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरीके के प्रश्न भी एग्जाम में बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप कक्षा के लिए शिक्षण
गतिविधियों को डिजाइन करने के लिए एक शिक्षक को है किसका ज्ञान होना चाहिए? व्यवहार मनोविज्ञान का, औद्योगिक मनोविज्ञान का, असामान्य मनोविज्ञान का या विकासात्मक मनोविज्ञान का? बताइए। छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप कक्षा शिक्षण गतिविधियों को डिजाइन करने के लिए शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए, ये आपसे पूछ लिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बताइए वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विकासात्मक मनोविज्ञान का। किसका? विकासात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि देखिए छात्रों की जो आवश्यकताओं के अनुरूप कक्षा के लिए शिक्षण अधिगम गतिविधियों को डिजाइन करने के लिए शिक्षक को विकासात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। यह क्षेत्र विभिन्न शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कारकों के अध्ययन से संबंधित है, जो जीवन के विभिन्न चरणों में व्यक्ति द्वारा अनुभव किए जाने वाले व्यवस्थित परिवर्तनों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए डी ट्रिपल एस बी पी आर टी सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है 2018 की। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं इस वीडियो का कि अनुभूति क्या है, अनुभूति की परिभाषा क्या है। ऑप्शन ए है हमारे विचारों, अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने को और समझने की प्रक्रिया। ऑप्शन बी है जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों की प्रक्रिया। ऑप्शन सी है विकासशील और दृष्टिकोण रुचि। ऑप्शन डी है संरचनात्मक और शारीरिक परिवर्तन। तो बताइए अनुभूति क्या है, अनुभूति की परिभाषा क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हमारे विचारों और अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की, समझने की प्रक्रिया है अनुभूति। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डी ट्रिपल एस बी पी आर टी 2018 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो कैसे लगे दोस्तों ये मनोविज्ञान के इतिहास से पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न? तो एक बार दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, आपके भाई बहनों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट के साथ, और अगले पार्ट में हम बात करेंगे बाल विकास की संकल्पना, सिद्धांत और उसको प्रभावित करने वाले कारक के। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।